जो डॉक्टर्स। तो इस वीडियो में मैं एमबीबीएस और उसके रिलेटेड जो भी ऑप्शन है, मतलब एक इंडियन स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से एंट्रेंस के लिए देना अपियर करना पड़ता है, और क्या क्या ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा। तो जर्नी शुरुआत होती है एक डॉक्टर का, तो उसको ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में उसको पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रखना पड़ता है। उसके बाद वो नीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नीट यूजी, है ना। नीट यूजी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो अपेयर करना पड़ता है। तो उस अपेयर करने के बाद अपने रैंक और अपने स्कोर के अकॉर्डिंग तीनों प्रकार के सीट्स अलॉट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सीट, सेमी गवर्नमेंट, और तीसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट। वैसे तो मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तीनों सीट में कोई, मतलब एकेडमिक वाइज में मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखता है। और मेडिकल करियर में एज ए लॉन्ग टर्म पढ़ाई होती है, इसलिए तीनों सीट अगर, मतलब फ़ीस का अगर कोई इशू नहीं है किसी भी स्टूडेंट का और उसके पेरेंट्स का, तो मेरे को लगता है तीनों सीट में कोई भी मिल जाएगी। अगर कोई किसी का फ़ीस का इशू नहीं है, अगर उसको प्राइवेट सीट भी मिलता है ना, तो भी उसमें कोई भी करियर वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसको गवर्नमेंट मिलता है। हाँ, गवर्नमेंट मिलने से एक अच्छा चीज़ होता है कि एक आपको माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए, और दूसरी बात है कि पेशेंट लोड जो एमबीबीएस के लिए और एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए गवर्नमेंट सीट। जिसके पास बजट का इशू नहीं है, वो सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट भी चॉइस कर सकता है। और हालांकि बहुत सारे फ़ीस, मतलब ज़्यादा फ़ीस होता है इन दोनों को, मतलब प्राइवेट में और सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं लोन वगैरह लेके, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा बजट इशू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेज का कितना फ़ीस है, तो आगे जाएगा। तो पहली तो ये है कि आपको नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको इन तीनों कॉलेज में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट किसी भी सीट मिल जाए। उसके बाद जो ड्यूरेशन होता है एमबीबीएस का, वो 5.5 ईयर्स का होता है। और इन 5.5 ईयर्स में 4.5 ईयर्स थ्योरी का होता है, यानी जो एकेडमिक्स रिलेटेड, और 1 साल का इंटर्नशिप आप करते हैं, जिसमें जो थ्योरी आपने 4 साल पढ़ाई की है, उस इंटर्नशिप में आप प्रैक्टिकली और कैसे हॉस्पिटल काम करता है एक्चुअली, उस इंटर्नशिप में आपको सीखने को मिलता है। और मोस्टली सभी कॉलेजेस में, जैसे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, सभी कॉलेज में 10,000 से लेके 30,000 तक स्टाइपेंड आराम से मिल जाता है ना। क्योंकि हॉस्पिटल के जो भी मेडिकल कॉलेज होते हैं वो हॉस्पिटल के साथ अटैच होते हैं, तो अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाता है। देन इसके बाद, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 5.5 ईयर्स के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू आप मेडिकल ऑफिसर्स बन सकते हैं, एमओ। यह भी ये स्टेट वाइज भी निकलता है और सेंटर वाइज भी निकलता है ना। तो अगर आप ये सोच रहे कि मैं मेडिकल ऑफिसर बनूंगा, या आप पीजी नहीं आगे करना चाहते कि इसमें ही आप सेटिस्फाई होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेंटर में जो यूपीएससी सीएमएस होता है वो अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें सैलरी भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। और इसमें क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका पर्क्स और उसका फैसिलिटी कुछ अलग ही होता है, जैसे हर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होता है। तो ये एक ऑप्शन है। देन एमबीबीएस के बाद दूसरा एक ऑप्शन है जेआरसी करना, यानी जेआरसी का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, जूनियर रेसिडेंट। ओके, ये जूनियर रेसिडेंट कौन से कैटेगरी का आता है, नॉन एकर वाला, यानी नॉन एकर। ठीक है, ये आप गवर्नमेंट भी कर सकते हैं या प्राइवेट भी कर सकते हैं।
और इसका वो सिलेक्शन का प्रोसेस सिर्फ एक ही तरीका होता है कि एक इंटरव्यू होता है नॉर्मल सभी में, मोस्टली प्राइवेट में इंटरव्यू अकॉर्डिंग होता है, और गवर्नमेंट में भी मोस्टली इंटरव्यू वॉक इन जैसे इंटरव्यू होता है, वो पोस्ट निकलता रहता है हर 6 महीने में, हर 1 साल में निकलता रहता है, तो वो होता है। और एम्स के लिए मैं आपको बता दूँ, एम्स के लिए अगर आप जूनियर रेसिडेंट अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उसको लिए आपको INICET एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें अगर आप, क्योंकि INICET जो एग्ज़ाम होता है वो एम्स में पीजी करने के लिए होता है, अगर उसमें रैंक थोड़ा कम भी आ जाए, आपको पीजी सीट नहीं मिलता है एम्स में, तो उसके उस स्कोर के बेसिस में आपको जूनियर रेसिडेंट उस कॉलेज में मिल जाएंगे जिस एम्स में वैकेंसी निकलता है, तो उस हिसाब से आप जूनियर रेसिडेंसी कर सकते हैं, नॉन एकरक वाला। तीसरा जो ऑप्शन है जो मोस्टली सभी प्रिफर करते हैं वो है, और वो है नीट पीजी, यानी नीट पोस्ट ग्रेजुएट। इसके बाद इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, स्कोर के वाइज आपको ब्रांच मिलता रहता है, जैसे कि क्लिनिकल में ब्रांचेस मोस्टली सभी लोग प्रिफर करते हैं, और उनका एम भी होता है। नॉन क्लिनिकल भी करते हैं, लेकिन नॉन क्लिनिकल मोस्टली सभी लोग डिमांडिंग उतना नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में नॉन क्लिनिकल इतना कंपटीशन नहीं होता है, तो आसानी से मिल भी जाता है। अगर आपका लो स्कोर भी है नीट पीजी में, तो आसानी से आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। और मैंने भी सुना था कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में नॉन क्लिनिकल का जो पीजी कोर्स होता है, जैसे MD एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं, मतलब प्राइवेट में वो बिना फ़ीस के वो मतलब आपको डिग्री देते हैं, पढ़ने को मौका देते हैं। तो आप सोचिए कितना कम डिमांड है उस कोर्स के लिए। तो मोस्टली सभी लोग क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए ही प्रीफर करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग आजकल के, मतलब आज के हिसाब से, जो 2025 के हिसाब से वो डिमांडिंग है, वो है MD रेडियोलॉजी, जो मोस्ट ऑफ द डिमांडिंग ब्रांचेस है, जो टॉपर लोग उठाते हैं नीट पीजी में। और ये है MD रेडियोलॉजी, ये 3 साल का कोर्स होता है। ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे MD मेडिसिन भी है, ये भी बहुत टॉप रैंक की ब्रांच है। हालांकि MD मेडिसिन में आपको 3 साल के बाद फिर से सुपर स्पेशलिटी भी करना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि ये गेन ब्रांच नहीं है MD मेडिसिन। हाँ, आप सेटल हो सकते हैं MD मेडिसिन के बाद, लेकिन अगर आप MD मेडिसिन उठाते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि MD मेडिसिन के बाद आप सुपर स्पेशलिटी के लिए सोचिए, और अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी ब्रांच आप लेंगे नीट पीजी में सिलेक्शन हो, इधर क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल हो, उसमें हर एक स्टेट में अगर गवर्नमेंट में आपको निकलता है, गवर्नमेंट में अगर आपको सीट मिलता है, तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टेट में 70,000 से लेके 1,20,000 के 1,20,000 के हज़ार के स्टाइपेंड मिल जाता है सभी स्टेट में, गवर्नमेंट में। प्राइवेट में भी उतना ही होता है मोस्टली, सभी प्राइवेट में आपको 70,000 के 1,00,000 तक फ़ीस होता है। लेकिन प्राइवेट में एक इशू है कि आपको फ़ीस भी तो देना पड़ेगा ना, इसमें मतलब उसमें कोई ऐसा आपका बेनिफिट नहीं होता। अगर आपको स्टाइपेंड एक प्राइवेट इतना पैसा दे रहा है मंथली, तो उसके अलावा वो फ़ीस भी तो ले रहा है ना, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि गवर्नमेंट में आप पीजी ट्राई कीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, MBBS के लिए अगर आप कोई भी सीट उठाते हैं, जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी सीट उठाते हैं तो चलेगा, उसमें आपको करियर के वाइज और आपकी ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पीजी में मैं थोड़ा सजेशन आपको दूंगा कि आप गवर्नमेंट सीट ही उठाइए, क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ ज़्यादा रहता है, पेशेंट लोड ज़्यादा रहता है ना। तो एक्चुअली क्या होता है ना, MBBS की में मोस्टली आपको लेक्चर हॉल में आपको क्लास होगा, या लेक्चर हॉल में LT में क्लास होगा, लेकिन पीजी में ऐसा नहीं होता है। और पीजी में पूरा आपका मतलब हॉस्पिटल में ही ट्रेनिंग जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में ही आप सीखते हैं पूरे पीजी में 3 साल में। तो इसलिए अगर हॉस्पिटली उसमें पेशेंट नहीं होगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है पीजी में। तो इसलिए मोस्टली सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
पेशेंट होता ही है, अनलेस एंड अनटिल एक नया गवर्नमेंट कॉलेज हो। ऑब्वियसली नया गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी सीट भी नहीं होता है, गवर्नमेंट इतना जल्दी उसको देता भी नहीं है। अगर पीजी सीट होता है तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में तो वो मिनिमम 5-6 साल पुराना कॉलेज ही होगा। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि पीजी अगर आप करना चाहेंगे तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही कीजिए। उसमें ही आपका ट्रेनिंग भी अच्छा होगा, फीस भी कम लगेगा और अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। और ये तो अभी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो उसमें तो और ज़्यादा फ़ी स्टाइपेंड मिलने लगेगा सभी। तो इट्स बेटर कि इसमें आप गवर्नमेंट सीट ही उठाइए। तो ऐसे करके जो मैंने आपको बताया कि एमडी मेडिसिन है, एमडी रेडियो है, ये सभी बहुत सारे ब्रांचेस है। सिर्फ अगर आप एमडी मेडिसिन या एमएस जनरल सर्जरी उठाते हैं, इसमें आपको सुपर स्पेशलिटी मैं आपको सजेशन दूंगा। सुपर स्पेशलिटी में क्या होता है मैं अभी आपको बताने जाऊंगा। तो 3 साल आपने पीजी कर लिया है ना, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप सीनियर रेसिडेंट के लिए जॉब करें, इसमें भी वैसा ही सीन है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं या प्राइवेट भी कर सकते हैं, है ना। तो सीनियर रेसिडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका स्टाइपेंड भी थोड़ा वही जूनियर रेसिडेंट वाला होता है। अच्छा, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि नीट पीजी क्लियर करने के बाद अगर किसी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, एमडी रेडियो या एमडी मेडिसिन या एमएस जनरल सर्जरी, उसको जो पोस्ट का नाम होगा वो जूनियर रेसिडेंट एकार यानी एकेडमिक्स। ये आपको जूनियर रेसिडेंट अगर बिना पीजी का करते हैं तो जूनियर रेसिडेंट नॉन एकार होता है। अगर ऐसे पीजी के साथ पीजी में करते हैं तो जूनियर रेसिडेंट एकार बोला जाता है आपको, ठीक है। तो सीनियर रेसिडेंट भी होता है, सीनियर रेसिडेंट नॉन एकार, वैसा ही वाला सीनियर रेसिडेंट नॉन एकार। और दूसरा ऑप्शन है आप एसोसिएट कंसल्टेंट के हिसाब से आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, जिसका सैलरी कम से कम मतलब ब्रांच के ऊपर डिपेंड होता है। मिनिमम आप सोच के चलिए कि 1.5 से लेके 2 लाख तक हर किसी एसोसिएट कंसल्टेंट को मिलता रहता है। अगर आप रेडियोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया कि रेडियोलॉजी में ज़्यादा डिमांडिंग होता है, ज़्यादा टॉपर्स लोग रेडियोलॉजी चॉइस करते हैं, उसके बाद अगर आप 3 साल रेडियोलॉजी करने के बाद अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो उसमें आपको 2 से 4 लाख रुपीस के बीच सैलरी होता है, क्योंकि रेडियोलॉजी का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आजकल ज़्यादा खुल रहे हैं। तो ये सीन हो गया। और तीसरा जो ऑप्शन है, जो मेडिसिन और सर्जरी जिसने पीजी उसमें अगर पीजी किया है तो उन लोगों का मोस्टली प्रीफर होता है कि वो नीट और एक एग्ज़ाम देते हैं, वो है नीट सुपर स्पेशलिटी। इसका सीट ज़्यादा बहुत काफ़ी कम होता है, तो कंपटीशन उसमें ज़्यादा होता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें नीट सुपर स्पेशलिटी में वैसे ही सीन आ जाता है जैसे अगर आप मेडिसिन में अगर आपने पीजी किया है तो आपको डीएम का सुपर स्पेशलिटी यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन वाले सुपर स्पेशलिटी करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है। जैसे कार्डियोलॉजी, जो लोग आप सपना देख के आते हैं ना, कार्डियोलॉजी बनना है, या हार्ट स्पेशलिस्ट या ब्रेन स्पेशलिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट, ये सभी डीएम ब्रांचेस में होते हैं। अगर मेडिसिनल फील्ड में अगर आपने पीजी किया है तो डीएम मतलब डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। कार्डियोलॉजी हो गया, देन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, देन ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर का डॉक्टर होता है ना मेडिसिन वाले, वो ऑन्कोलॉजी कहते हैं उसको। नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी स्पेशलिस्ट, किडनी का जो मेडिसिन वाले होते हैं। देन बहुत सारे होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस है। दूसरा, अगर कोई लोग अगर जनरल सर्जरी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो सर्जिकल लाइन में ऑलरेडी चले गए हैं, तो उनको
नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम दे के वो सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी वो चॉइस करते हैं। जैसे कि उस सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी कोर्स को हम एमसीएच कहते हैं। तो एमसीएच में आपको एक तो उस जो न्यूरो सर्जरी होता है, यानी ब्रेन का जो सर्जरी करते हैं, है ना, ब्रेन का जो सर्जरी बोलते हैं, जो कि ज़्यादा फैसिनेटिंग भी होता है। जब भी आप बचपन में सपना देखते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये करके, और काफ़ी टीवी और न्यूज़ चैनल में जो फिल्म होता है तो उसमें न्यूरो सर्जरी, मतलब कोई भी डॉक्टर अगर किसी का किरदार होता है वो न्यूरो सर्जरी होता है। तो न्यूरो सर्जरी होता है जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है। दूसरा है कार्डियक थोरेसिक सर्जरी, सीटीवीएस जिसको कहते हैं, सीटीवीएस कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, ये भी बहुत फैसिनेटिंग होता है। ये है एमसीएस में आता है। देन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर वाले जो सर्जरी स्पेशलिस्ट होते हैं उसको बोलते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो मोटा मोटा, और यूरोलॉजी क्या होता है, ये बहुत डिमांडिंग ब्रांच है। मतलब सुपर स्पेशली अगर कोई सर्जरी लाइन में करता है ना, तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यही होता है। इसका बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि ये एक मतलब उतना हेक्टिक भी नहीं होता है, इमरजेंसी ना के बराबर होता है, और सर्जरी बहुत जल्दी होता है। एंड इसमें क्या है ना, यूरोलॉजी में आप एक ओपीडी बेस, जैसे सर्जिकल लाइन में क्या होता है, एक न्यूरो सर्जरी या सीटीवीएस सर्जरी में, इसमें डिसएडवांटेज क्या है ना, इसमें मोस्टली आप सर्जरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें यूरोलॉजी में क्या है कि आप अच्छा खासा ओपीडी भी होता है ना, तो ओपीडी में है अच्छा खासा होता है, और सर्जरी करने को भी मौका मिलता है ना। तो दोनों चीज़ इसमें होता है, और हेक्टिक भी नहीं है। आप संडे टू संडे आप ऑफ भी ले सकते हैं, छुट्टी में आप घर अपने फैमिली के जो लोग फैमिली ओरिएंटेड जो रखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो यूरोलॉजी अगर सर्जरी में यूरोलॉजी लेते हैं तो उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ओपीडी भी होता है और सर्जरी भी उसमें होता है। और सर्जरी उतना लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग आवर का सर्जरी नहीं होता है। जैसे न्यूरो सर्जरी में क्या होता है ना, आपको एक सर्जरी, मतलब मोस्टली सभी सर्जरी 5 से 6 घंटे के बीच होता है एक सर्जरी। तो दिन में आप 2 या 3 सर्जरी ही कर सकते हैं मोस्टली। तो यूरोलॉजी में अगर आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो दिन में आप 7-8 सर्जरी आराम से कर सकते हैं, और अच्छा खासा आप अमाउंट ले सकते हैं। तो मोस्टली इसलिए यूरोलॉजी मोस्टली सभी सर्जिकल स्टूडेंट का प्रेफरेंस होता है आजकल। तो ये है। उसके बाद जो सीन होता है, अगर आप मेडिसिन और सर्जरी में अपने सुपर स्पेशलिटी कर लिया, तो वैसे वाला सीन हो जैसे नीट पीजी के बाद, जो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वैसा वाला सीन होता है। हालांकि इसमें सीनियर रेसिडेंट नहीं होता है, पोस्ट कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे कि नीट सुपर स्पेशलिटी में जो, जैसे मैंने आपको बताया कि नीट पीजी के बाद सीनियर रेसिडेंट नॉन एकर होता है ना। अगर आप नीट सुपर स्पेशलिटी में सीनियर रेसिडेंट बनते हैं, मतलब नीट सुपर स्पेशलिटी में अगर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो आपको वो उस हॉस्पिटल में आपका नाम होगा सीनियर रेसिडेंट एकर। सेम टू सेम वही चीज़ होता है जैसे नीट पीजी में होता है। नीट पीजी में नॉन एकर होता है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, नीट पीजी में एमबीबीएस के बाद अगर आप बिना पीजी के अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो नॉन एकर बोलते हैं, और हॉस्पिटल नीट पीजी करते करते अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो वो एकर होता है। वैसे ही वाला सीन है सीनियर रेसिडेंट वाला सीन, जैसे कि नीट सुपर स्पेशलिटी और पीजी के बाद तो यही वाला होता है। उसके बाद आपके पास अच्छा खासा जो ऑप्शन होता है एक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बनने के बाद, वो है एसोसिएट कंसल्टेंट। इसमें थोड़ा सैलरी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने इतने साल की पढ़ाई किया ना, तो ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा ही होगा। अगर आप देखा जाए तो मिनिमम 2 लाख किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो मिल जाएगा सैलरी। कोई भी, अगर आप मेडिसिन ब्रांच में किया हो या नॉन सर्जिकल ब्रांच में किया, तो 2 लाख तो आप मान के चलिए कि किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिल ही जाएगा। देन आप दूसरा एक ऑप्शन है जो मोस्टली जिसको टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, तो उसमें है एक जो पढ़ाते हैं जो प्रोफेसर, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, उसके बाद एचओडी एंड प्रोफेसर। तो
तो ये वाला हायरार्की होता है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, वो वाला भी आप बन सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, सैलरी एक स्ट्रक्चर वाइज होता है। जैसे गवर्नमेंट में 1.6 लाख के अराउंड स्टार्ट होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पेशलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो जिस भी स्पेशलिटी में आपने सुपर स्पेशलिटी किया या स्पेशलिटी में आपने डिग्री हासिल किया है, जैसे मेडिसिन हो या ऑन्कोलॉजी हो या न्यूरो सर्जरी हो, उस सभी में इतना ही स्टार्टिंग होता है, मतलब फिक्स्ड सैलरी ही होता है। ठीक है ना। तो ये वाला सीन है। तो अभी के लिए ये वाला एमबीबीएस का सीन है, नो इट्स सुपर स्पेशलिटी तक। ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं दूसरा अगले काउंसलिंग रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसके बारे में मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।